मूवी स्टार्ट होती है पॉटर्स ब्लफ नाम के एक छोटे से टाउन में जो समुद्र किनारे बसा हुआ है और उसकी आबादी भी काफी कम है। अपनी कला को निखारने उस टाउन में एक फोटोग्राफर आता है। वो थोड़ी प्रैक्टिस कर ही रहा था कि तभी इत्तेफाक से एक सुंदर सी लड़की उसके पास आ गई। महंगे कैमरा वाले शहरी बाबू को देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, इसलिए कई सारे सवाल पूछे जा रही थी, जैसे क्या तुम फेमस हो, क्या किसी काम से आए हो या बस घूमने। बातों बातों में उसने फोटोग्राफर का नाम भी खुद ही गैस कर लिया, फ्रेडी। तो बदले में फोटोग्राफर ने उसका नाम रख दिया लीसा। फिर लीसा उसके लिए मोनालिसा बन गई, यानी कि मॉडल बन गई, और फिर देखते ही देखते सीधा मुद्दे पर आ गई। उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट करने के लिए फ्रेडी जैसे उसके पास गया, वैसे टाउन के कुछ आदमियों ने फ्रेडी पर हमला बोल दिया। फ्रेडी को बुरी तरह मार पीट कर एक खंबे से बांध दिया जिंदा जलाने के लिए। और ये सब कुछ वो लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, साथ साथ फोटोज भी ले रहे थे। यानी लीसा ने प्योर एक्टिंग की थी। फ्रेडी से ज्यादा महंगे कैमरे तो इनके पास हैं, और सवाल पूछ पूछ के इसकी पूरी कुंडली जान ली। कहीं ये फेमस तो नहीं, कहीं से ढूंढने कोई आएगा तो नहीं। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद इस पे हमला बोला। फ्रेडी पूरे हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसका कोई बस नहीं चल रहा था। एक आदमी ने उसके ऊपर तेल छिड़का, फिर एक लेडी ने उसे आग के हवाले कर दिया। जिंदा जलते हुए वो चिल्लाता रहा और देखने वाले एंजॉय करते रहे, बल्कि उसी के कैमरा से लीसा उसकी फोटोज लेती रही। यानी अब लीसा ने उसे अपना मॉडल बना लिया। ये कत्ल किसी हादसे जैसा लगे, इसके लिए उन लोगों ने फ्रेडी की बॉडी को उसकी वैन में डाला, फिर वैन को टाउन की सीमा पर ले जाकर पलट दिया और उसमें आग लगा दी, ताकि ऐसा लगे कि वैन क्रैश हो गई, जिस वजह से उसमें आग लग गई और वैन के अंदर फंसा फ्रेडी इसी वजह से जलकर मारा गया। प्लान तो एकदम सटीक तैयार किया था, लेकिन बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। फ्रेडी अभी मरा नहीं, जैसे तैसे उसकी सांसें अब भी चल रही है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया। और यहाँ पर हम देख पाते हैं टाउन के शेरिफ डैन गिलिस को, लोकल कॉर्नर मॉर्टिशियन विलियम डॉब्स को, यानी जो पोस्टमार्टम करता है, और साथ में स्क्रैप यार्ड चलाने वाले हैरी को। अगली सुबह शेरिफ डाइनर में जाता है, जहाँ पर हैरी भी मौजूद था, और साथ में कई सारे ऐसे लोग भी जिन्होंने फ्रेडी को मार पीट कर जलाया था, जैसे ये आदमी जिसने तेल छिड़का था, और ये डाइनर चलाने वाली जिसने आग लगाई थी। सब के सब एक्टिंग के बादशाह हैं। जिस आदमी को जलाया गया फ्रेडी, उसका असली नाम तो है नहीं, वो तो लीसा ने दिया था। जिसका असली नाम लीसा नहीं है, तो ये पता ही नहीं चल पा रहा कि वो आदमी है कौन और आया कहाँ से। ना तो उसके पास कोई आईडी मिली और ना ही उसकी वैन पे नंबर प्लेट। सारा काम इन्होंने प्लानिंग के साथ किया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी कह लो या इनकी बुरी कह लो कि वो मरा नहीं, पर ये अब भी शेरिफ से यही पूछ रहे हैं कि वो होश में आ गया क्या। नहीं आया तो कब तक आ जाएगा, डॉक्टर ने कुछ बताया। इसका मतलब साफ है, उसके होश में आने से पहले ये उसका पत्ता साफ कर देंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और घटना को अंजाम देंगे। रात में एक सेलर अपनी बोट लेकर किनारे पर पहुंचा, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। सबने मिलजुल कर उसे काट पीट कर मार डाला और सब कुछ कैप्चर भी किया। अगले दिन शेरिफ डॉब्स के पास पहुंचा, तब हम देख पाए डॉब्स के असिस्टेंट जिमी को। ये भी कल रात बोट पर फोटोज ले रहा था। लगभग आधा टाउन इन कत्लों में शामिल है। शेरिफ डॉब्स के पास आया है एक सवाल लेकर, जो कल से इसे परेशान कर रहा है। जो आदमी हमें वैन के अंदर जला हुआ मिला, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कहीं और जलाया गया हो, फिर वैन में लाकर बैठा दिया हो। अब इससे पहले कि डॉब्स कोई जवाब देता, उसका फोन बज गया, जो था शेरिफ के लिए, कि बोट यार्ड पर एक बॉडी मिली है। ये दोनों उस बॉडी को देखने पहुंचे, जो कि सेलर की थी, और देखते ही समझ गए कि ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, ये तो पक्का कत्ल है। और शेरिफ को तो इससे पहले वाला भी कत्ल ही लग रहा है। थोड़ी जांच पड़ताल करते हुए शेरिफ होटल में पहुंचा और वहां के मालिक बैन से बोला कि अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा आदमी आया क्या जो बिना पैसे दिए चला गया या फिर अचानक गायब हो गया। तो बैन कहता है कि आया तो था एक आदमी, पर ना तो अब वो दिखाई दे रहा है और ना ही उसकी गाड़ी, बस रूम में उसका सूटकेस पड़ा है। शेरिफ कहता है कि नाम बता उसका, पर नाम तो इसने लिखा ही नहीं था। शेरिफ जाकर उसका सूटकेस चेक करता है, तो पता चलता है कि वो एक फोटोग्राफर था, लेकिन नाम उसका अब भी नहीं पता चला। तो बैन कहता है कि अपनी वाइफ से पूछो ना, तुम्हारी वाइफ उस फोटोग्राफर से मिलने आई थी, मेरी मेड ने बताया था मुझे। बस ये सुनते ही शेरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी वाइफ बाहर से आए किसी अनजान व्यक्ति से होटल में आकर मिली, जो कि अब जला हुआ मिला है। ऊपर से ये बात पूरे टाउन को पता है, बस मुझे नहीं पता। तो क्या वो आदमी मेरी वाइफ से ही मिलने आया था? ऐसे कई सारे विचार उसके मन में घूमने लगे। घर पहुंचा तो इन बातों को अवॉइड कर रहा था, लेकिन इनसे केस भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आखिर में अपनी वाइफ जेनेट से पूछ लिया कि तुम होटल में किस आदमी से मिलने गई थी। जेनेट ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो तो जॉर्ज है, स्कूल में फोटोग्राफी वाला सामान प्रोवाइड करता है, बस इसलिए गई थी। तुमने क्या सोचा, जेनेट स्कूल में टीचर है ना। ये जवाब सुनकर शेरिफ को खुद पे गुस्सा आने लगा कि भला कैसा आदमी हूँ मैं, ऐसे शक कर रहा था बिना बात के, शर्म आनी चाहिए मुझे। लेकिन अगले ही दिन रास्ते में स्कूल के प्रिंसिपल से टकरा गया। असली शर्म तो तब आई। प्रिंसिपल से पूछता
कहता है कि जॉर्ज के बारे में बता दो ना कुछ, जो आपके स्कूल में फोटोग्राफी का सामान देता है। प्रिंसिपल कहता है कि कौन जॉर्ज और कौन सा सामान, हम तो ऐसा कोई सामान लेते ही नहीं। ये ले, तहलका ऑमलेट बन गया। अब मामला बस केस तक सीमित नहीं रहा, अब बात शेरिफ के घर तक पहुंच चुकी है, इसलिए वो जवाब जानने के लिए बेचैन हो रहा है। फ्रेडी कह लो या जॉर्ज, वो आदमी कोमा से बाहर आ चुका है, इसलिए शेरिफ सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया उससे पूछताछ करने। तो डॉक्टर बड़े प्यार से शेरिफ को साइड में ले जाकर समझाता है कि क्या तो तू पूछ लेगा और क्या वो तुझे बता देगा, और तो उसके बचे नहीं, कोमा से वो अभी निकला है, इतनी जल्दी क्या है। इन्हीं बातों में दोनों लगे रहे। बस इसी बीच लीसा नर्स का भेस लेकर आई और उस आदमी की आंख में इंजेक्शन घुसाकर उसे मार मुर के चलती बनी। उस आदमी को टाउन के कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिससे डॉब्स काफी निराश था, क्योंकि शेरिफ उस आदमी की आइडेंटिटी पता नहीं कर पाया। अगर उसकी फैमिली का पता चल जाता तो एक प्रॉपर फ्यूनरल होता, जिससे डॉब्स के थोड़े पैसे बन जाते। उससे भी मेन ये अपनी कला दिखा पाता। ये बॉडीज को तैयार करता है ना फ्यूनरल के लिए, उसे ये अपनी आर्ट मानता है और इसकी नजर में इससे तगड़ा आर्टिस्ट कोई है नहीं। पर फिलहाल शेरिफ को ये बकवास नहीं सुननी। एक तो इस छोटे से टाउन के अंदर 2 दिन में 2 अजनबियों का कत्ल हो चुका है, ऊपर से शेरिफ की वाइफ पता नहीं क्यों इससे झूठ बोल रही है, तो शेरिफ का दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है। रात को वो जेनेट के घर आने का वेट करता रहा और जेनेट घर आई काफी लेट, वो भी बस कुछ सामान रखने, साथ के साथ वापस चली गई कि स्कूल में मीटिंग है। और जाते जाते शेरिफ को एक फिल्म दे गई कि ये मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, क्लास प्रोजेक्ट है, इसे अर्नी को दे देना। शेरिफ ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा कि तूने झूठ बोला था, झूठ क्यों बोला था और क्या अब भी झूठ बोल रही है। उसने चुपचाप जेनेट को जाने दिया। इसी बीच एक फैमिली रास्ता भटक कर टाउन में आ चुकी थी, हस्बैंड, वाइफ और उनका बेटा। रास्ता पूछने वो डाइनर में चले जाते हैं, जहाँ पर सारे हथियारे लोग भरे पड़े थे। उनकी कार का फ्यूल भी खत्म होने वाला था, तो इसमें डाइनर की ओनर उनकी हेल्प कर देती है। वो फ्रेडी को कहती है कि इन्हें गैस स्टेशन तक ले जाओ। और फ्रेडी कौन है? वही फोटोग्राफर जॉर्ज, जिसकी पूरी बॉडी जल भुन गई थी। और सबसे मेन बात तो यही है कि ये मर गया था, लेकिन देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा। आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है? वो फैमिली अपनी कार लेकर जॉर्ज को फॉलो करने लगी कि तभी अचानक कार के सामने से कुछ निकला, जिस वजह से कार डगमगाकर क्रैश हो गई और बच्चे के सर पे चोट लग गई। उन्हें मदद चाहिए थी और सामने ये घर था, जिसके अंदर से वाइफ को लाइट दिखाई दी, इसलिए तीनों उस घर में पहुंच गए। लेकिन घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो घर कई सालों से खाली पड़ा है, लेकिन वाइफ भी श्योर थी कि मैंने लाइट देखी है। हस्बैंड पूरे घर को अच्छी तरह चेक कर लेता है, पर कोई नहीं मिलता। अब तीनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी झुंड ने उन पे हमला बोल दिया। वो भी ये सोचकर हैरान थे कि ये सब तो वही लोग हैं जो डाइनर के अंदर इतने स्वीट बन रहे थे, अब हथियार लेकर हमें मारने पर तुले हैं। उनसे पीछा छुड़ाते हुए कैसे भी करके वो तीनों घर से बाहर निकले। फिर कार में बैठकर निकलना चाह रहे थे, लेकिन कार स्टार्ट हो तब ना। और उस भीड़ को अपनी तरफ आता देखकर बच्चा तो सुन हो चुका था। तभी कार में छुपी लेडी ने बच्चे को बैक सीट पर खींच लिया। वो तो माँ बाप ने तेजी दिखाई, तब जाकर बच्चा बचा, वरना वो ले जाती। अब गुस्से में बच्चे की माँ उस लेडी के बाल फाड़ना चाह रही थी, तो वो सही में फट गए, वो भी स्कैल्प समेत। और लेडी को कुछ फील तक नहीं हुआ। तब भी फील नहीं हुआ जब बच्चे के बाप ने लात मारकर उसे बाहर फेंका। भीड़ एकदम पास आ चुकी थी, सबकी सांसें अटकी हुई थी कि तभी सही टाइम पर कार स्टार्ट हो गई, इसलिए वो जान बचाकर निकल गए, ऐसा उन्हें लग रहा था। वो लेडी अब भी कार से चिपटी हुई थी। किसी तरह उसे दोबारा नीचे फेंका और सीधा टाउन से निकल गए। शेरिफ पेट्रोलिंग कर रहा था, तो वो कार उसके सामने से गुजरी, या फिर कोई और कार भी हो सकती है जो उस फैमिली को फॉलो कर रही हो। पर उसे देखने के चक्कर में शेरिफ ने एक आदमी को ठोक दिया, और जब उसे चेक करने बाहर निकला तो देखता है कि उस आदमी का हाथ कार के ग्रिल में अटका हुआ था। पर मेन बात ये नहीं है, मेन बात यह है कि हाथ अब भी हिल रहा है। उसकी हलचल देखकर शेरिफ की आंखें फट गई। बस तभी वो आदमी उठा और कानून के हाथ से बचते हुए अपना हाथ वापस लेकर भाग निकला। शेरिफ ने एक बांध तक उसका पीछा भी किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब हाथ पे हाथ धरे तो वो बैठा नहीं रह सकता, इसलिए सीधा घर पहुंचा अपनी शॉर्ट गन की गोलियां लेने। लेकिन गोलियों के बजाय उसे मिली विच क्राफ्ट की किताब, काले जादू की। उसमें लिखा था कि उन्हीं इंसानों से उन्हें बनाया जा सकता है जो भयानक मौत मरे हों। किताब के साथ एक पुराना सा डैगर भी रखा हुआ था। एज यूजुअल जब शेरिफ ने इसके बारे में जेनेट से पूछा तो वो बोली कि ये तो मेरी क्लास का सामान है, मैं काले जादू पे लेक्चर दे रही हूँ ना। पर वही तो सबसे बड़ा सवाल है, छोटे बच्चों को काला जादू क्यों पढ़ा रही है? तो वो कहती है कि बच्चों को पसंद है क्रीपी चीजें, वरना वो बोर हो जाते हैं।